तो मेरे प्यारे दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका वन एमयूएफसी पर। और ये एक अलग एपिसोड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर तमाशा के ऊपर। तमाशा हमारा बनता जाता है, ट्रांसफर रूमर्स आते जाते हैं और हम एक के बाद एक प्लेयर से लिंक होते जाते हैं। लेकिन आंद्रे ओनाना, जो कि 99% ऑलमोस्ट डन डील बताई जा रही है, यहाँ पर फेब्रिजो रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके डिमार्जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक जो लास्ट अपडेट आई है सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं और तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंटर टोल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट 50 million euros bid is not enough to proceed and close Andre Onana's deal. Inter rejected 45 million plus 5 million add-ons deal. Club remains locked in negotiations. Sources still on the same feeling. 55 million euros fee could be enough to get it done in the next days. अब देखो, जब कोई क्लब ना 3 बार 4 बार एक ही प्लेयर के लिए बिड प्लेस कर चुका है तो आपको इतना तो पता है कि वो क्लब गिव अप तो नहीं करने वाला, राइट। जितने भी लोग एक्सपेक्ट करे बैठे कि यूनाइटेड बजट नहीं करेगी और यूनाइटेड नहीं पे करेगी, यहाँ पर आंद्रे ओनाना के लिए जो डिमांडिंग प्राइस है वो यूनाइटेड कर देगी। हमने मेसन माउंट के केस में भी 55+5 ऑफर किया, यहाँ पर भी आप 50+5 की डील जो है वो फॉर्मुलेट होती देख सकते हो। और यूनाइटेड के लिए अभी गोलकीपिंग पोजीशन सॉर्ट आउट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सैमुअल लर्कस की, जो माउथ पीस हैं आपके एक्चुअली में डीन हेंडरसन के, उनकी तरफ से अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, उनका कहना यह है कि डीन हेंडरसन नहीं रुकना चाहते क्लब में। और यहां पर उसके साथ ही साथ अगर आप बात टेन हैग के एंड से करोगे तो टेन हैग का भी यही डिसीजन है कि डीन हेंडरसन, जो कि पिछली साल आपको बिना इन्फॉर्म किए क्लब छोड़ के चले गए थे नॉटिंघम फॉरेस्ट ज्वाइन करने, उनकी जगह नहीं बनती है। एक ऐसा प्लेयर जो कि रिस्पेक्ट नहीं कर सकता मैनेजर की, उसका क्लब में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पर अगर आप बात करोगे ओनाना की डील होगी कैसे, क्योंकि हमारे पास तो अभी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको प्लेयर सेल करने पड़ेंगे और ऐसा वैसा। तो रिपोर्ट की अगर माने, उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर आप फ्रेड को सेल करना चाह रहे हो, मैगवायर को सेल करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप कोशिश करो कि स्कॉट मैकटोमिने के लिए भी अगर कोई परफेक्ट बायर आए आप उनको सेल कर लो, और आप एंथनी मार्शल को भी सेल करना चाह रहे हो। लेकिन इन सबके बीच में ना एक नाम जो ऐड किया गया जिससे मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ, वो है आपके जेडन सैंचो का नाम। अब देखो, आंद्रे ओनाना की डील अगर हो रही है, यूनाइटेड यहाँ पर प्री सीजन टूर से पहले अपनी सेकंड साइनिंग कंफर्म करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो आइडिया है कि पैसा कहीं से तो आ रहा है। और अगर ये पैसा आ रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि आपकी ओनरशिप पे ऑफिशियल स्टेटमेंट भले ही नहीं आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पूरी डन डील हो चुकी है। तो क्या वो कतारीज हैं या फिर जिम रैटक्लिफ हैं? अब जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितना मैंने इसके बारे में डीप डिग किया है, उसके बाद तो आइडिया यही लग रहा है कि भाई कतारीज ही हैं फेवरेबल पोजीशन में। यहाँ पर आपने जिम रैटक्लिफ का इंटरव्यू पढ़ ही लिया था, बट उसके बीच में आपको कभी भी कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं मिली कि यहाँ पर ये आने ही वाले हैं। उन्होंने जितनी भी बातें की वो तोड़ मरोड़ कर ग्लेजर्स के ऊपर डालना चाह रहे हैं कि भाई तुम प्लीज़ हमारे फेवर में डिसीजन ले लो। लेकिन आपने जितनी भी रेउटर्स की रिपोर्ट पढ़ी, आपने बाकी जितने भी आपके ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और आपके कतारी सोर्सेज वगैरह, इवन अब माहौल ऐसा है कि जो आपकी इंग्लिश सोर्सेज है ना, वो भी कतारीज के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। हमने देखा था कि मिगेल डिलेनी इतने सारे रिपोर्ट्स डाल रहे थे, आपने लॉरी विटवेल के स्टांस देखे थे, आपने एडम क्राफ्टन वगैरह की रिपोर्ट्स देखी थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके ना वॉश आउट हो गई हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ अब इंग्लिश मीडिया को भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर दी गई है कि देखो आने वाले तो कतारीज ही हैं, तो अब इस पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जो भी सिचुएशन थी उनके टेक ओवर से पहले, अब आप उसको ज़्यादा हाईलाइट कर नहीं सकते। अब आप उसमें चाहे ये बोलो कि अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप यूनाइटेड के अप्रोच की बात करोगे, हमने मेसन माउंट के लिए कभी भी अपनी जो टाल थी वो नहीं डाली रिंग के अंदर, हमने उस पर गिव अप नहीं किया। आंद्रे ओनाना के केस में भी अपनी जो सिचुएशन है वो लूजन अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड अगर स्ट्रेट अप फ्रंट पेश कर देती ना ऑफर 50 मिलियन का प्लस 5 मिलियन एडॉन्स का, तो फिर हम इस चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाते कि क्या इंटर को हम बजिन कर पाते उससे लोअर प्राइस पे। हो सकता है अभी भी इंटर मिलान एक मिडिल ग्राउंड फॉर्म करें और उस पर हम एडॉन्स जो 5 मिलियन के वो और डिमांड कर रहे हैं उनको बढ़ा दें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 5 मिलियन का एडॉन्स का ऑफर रखा है। उस केस में भी आप आंद्रे ओनाना की डील होती देख सकते हो। अब देखो, ओनाना की डील जब कंफर्म हो जाएगी ना, तो अभी जो आपकी अनसर्टिनिटी है गोलकीपिंग सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो फिर आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हम डेविड डिया को रीसाइन नहीं भी करते हो, पहली बात तो हमें करना नहीं चाहिए एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर डेविड डिया को रीसाइन, बट अगर कर भी लेते हैं तो भी आपको पता है कि अगर एक फेल करेगा तो आपके पास एक क्वालिटी शॉट स्टॉपर है बैकअप के तौर पर, क्योंकि यूनाइटेड ने
टॉम हीटन को भले ही जाने नहीं दिया लोन के ऊपर, लेकिन हमें अभी भी एक सेकंड चॉइस गोलकीपर ऐसा चाहिए जो कि प्रेशर कंटेन कर पाए, ठीक है ना। उस केस में अगर हम एक एक्सपीरियंस गोलकीपर लेकर आएंगे तो अच्छी बात रहेगी। एंड फिर अगर डेविड डिया लोअर वेज पर लेट्स से कि 120 या 150 के पर वीक, जो कि फिर भी बहुत ज़्यादा है सेकंड चॉइस गोलकीपर के लिए, अगर उतने पे एग्री करते हैं और हमारे पास उस लेवल का बजट है, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली मूव ऑन इन दैट केस। उसके अलावा जो रैसमस हॉयलैंड की सिचुएशन है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर यूनाइटेड एक ऐसे फेज में फंसी हुई है जहां पर वो नंबर 9 के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी अभी प्रायोरिटी जो है वो है गोलकीपर और उसके साथ एक और मिडफील्डर। रिपोर्ट जितनी भी आई हैं, आप किसी की भी रिपोर्ट पढ़ो, लॉरी विटविल की पढ़ो, फेब्रिजो की पढ़ो, आप अगर एडम क्राफ्टन की पढ़ो, यहाँ पर आप अगर लेट्स से कि सैमुअल लकर्स की पढ़ो, सबकी रिपोर्ट्स में यही सजेस्ट किया गया है कि यूनाइटेड सबसे आखिरी में मूव करेगी नंबर 9 के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी यूनाइटेड कंक्रीट ऑफर जो रखना चाह रही है टेबल पर, वो है रैसमस हॉयलैंड के लिए। और यहां पर ओनाना की डील अगर आज कंफर्म हो जाती है, जिसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यूनाइटेड चाहती है कि प्री सीजन टूर से पहले ओनाना टीम को ज्वाइन करें। और एक जो साइनिंग हमने मेसन माउंट की कंफर्म इतनी जल्दी प्री सीजन टूर से पहले, उसका रीजन भी यही था कि वो स्क्वाड को जेल अप करना चाहते हैं प्री सीजन टूर पे जाने से पहले। यहां पर अगर हम आज ओनाना की डील कंफर्म करके हियर वी को करवा देते हैं, तो आपको अगले 2 दिन में उसका मेडिकल वगैरह होता हुआ दिख जाएगा। एंड उसके बाद हम पूरी तरीके से मूव करेंगे यहाँ पर सोफियान अमराबात के लिए, और उसके साथ ही साथ हम रैसमस हॉयलैंड के लिए। अब देखो सोफियान अमराबात 25 मिलियन या 30 मिलियन का प्लेयर बताया जा रहा है, और यहाँ पर सोफियान अमराबात ने पर्सनल टर्म्स उनके जो एंट्राज हैं उन्होंने एग्री कर लिया यूनाइटेड के साथ, लेकिन अभी भी वो वेट करे कि क्या बार्सिलोना उनके लिए मूव करेगी। अब देखो अगर बार्सिलोना आती है तो हमें अपना फोकस अमराबाद से किसी और पे डालना पड़ेगा। एंड उस केस में देखो, अगर आप मेरी पूछोगे कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई वाई यू नॉट गोइंग फॉर समवन लाइक ग्रेवेनबर्ग, क्योंकि ग्रेवेनबर्ग आपका उस रोल में खेल सकता है। एडसन अल्वारेज भी एक ऑप्शन है जो कि आप अभी एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे हो। टेनहैक के सिस्टम का प्लेयर है, ग्रेवेनबर्ग भी टेनहैक के सिस्टम का प्लेयर है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ओनाना के लिए इतना अगर फैन बेस पुश कर रहा है कि भाई नहीं हमें ओनाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो टेनहैक के साथ काम कर चुका है, ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर भी है, मतलब मॉडरेटली गुड शॉट स्टॉपर है, लेकिन एक ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग गोलकीपर है। तो इस केस में फिर आपको एडसन अल्वारेज को भी उसी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, आपको ग्रेवेनबर्ग को भी उसी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्वारेज महज 30-35 मिलियन का प्लेयर अगर आपको मिल पा रहा है एक बैकअप के तौर पर, जो कि कैसेमीरो के बैकअप के तौर पर खेलेगा, देन व्हाई नॉट। आप अमराबाद के लिए अगर जाना चाह रहे हो, उसका पीछे रीजन क्या है कि आपने वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, लेकिन इस केस में फिर आप उसको अल्वारेज का सीजन भी तो कंपेयर करके देखोगे ना, पिछले 3 साल में अल्वारेज ने क्या किया है। कि यहां पर रिसेंसी बायस अगर आपके एक प्लेयर के तरह पर आ रहा है, एक प्लेयर के फेज में आ रहा है, तो फिर आपको उसके ऑपोजिशन में अगर आप किसी और प्लेयर को टारगेट कर रहे हो, वो भी आपको एक ही तराजू में रखकर तोलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यूनाइटेड से हटकर अगर हम बाकी क्लब्स की बात करें, तो यहां पर बताया जा रहा है भाई लीवाई कॉलवेल के लिए लिवरपूल पुश करना चाह रही है, और यहां पर चेल्सी अगर एक बहुत ही अच्छा ऑफर आता है लीवाई कॉलवेल के लिए, तो शायद वो सेल कर दे। लेकिन आप देख रहे हो कि उन्होंने अभी एस्पिलिक्वेटा को गुड बाय बोला है, उन्होंने अभी कोलिबली को बेचा है, वो अभी बाकी प्लेयर्स और ऑफलोड करने की कोशिश कर ही रहे हैं जितने वो कर पाएंगे, जो कि उनके अब अच्छे प्लेयर्स नहीं बचे या फिर उनके प्लान्स में नहीं है पोचेटिनो के। और लीवाई कॉलवे जो उनका फ्यूचर कैप्टन बन सकता है, एक फ्यूचर ग्रेट बन सकता है, उसको वो क्यों सेल करना चाहेंगे, राइट। बट फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, नेवर से नेवर वाला। यहां पर अगर एक प्लेयर जिसने अपने आप को प्रूव किया चेल्सी में, और उसके बाद अगर चेल्सी ने उसको सेल कर दिया यूनाइटेड को, तो फिर लीवाई कॉलवेल के लिए अगर अच्छा ऑफर आता है तो वो मार्केट में जाकर उसको ऑफलोड करने में झिझकेंगे नहीं। लिवरपूल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि उनके पास अगर आप देखो सेंटर बैक के तौर पर तो अच्छे प्लेयर्स तो हैं, लेकिन एजिंग प्लेयर्स भी हैं। जैसे कि अगर आप बात करो मैटिप की, नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर। वर्जिल वैन डाइक डेफिनेटली नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर। कोनाटे है सिर्फ उनके पास। और अगर आप गोमेज की बात करोगे, नहीं भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब था पिछले सीजन के अंदर, तो इसलिए भी उनको एक सेंटर बैक की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ अगर आप बात करो यहाँ पर कि वो जिस सिस्टम के साथ खेलना चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो ट्रेंट को एज अ सेंटर मिड प्लेयर ट्रीट कर रहे हैं अब, तो उस केस में अगर वो बैक 3 फॉर्मेशन में जाएंगे तो फिर उनको एक प्रॉपर सेंटर बैक चाहिए जो कि पेस के साथ और फिजिकलिटी के साथ मैच कर पाए, यर्गन क्लॉप की जो गेम की डिमांड है वो। तो उस केस में शायद वो चीज़ हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप ओनरशिप पे अगर बात करना चाहो, यूनाइटेड की ओनरशिप पे, तो देखो मैं यही बोलूँगा यूनाइटेड की ओनरशिप पे तो आज है जुमा, और हम सबको पता है भाई कि मतलब जो कतारीज हैं वो कितना रिलीजियस हैं, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कितनी रिलीजियस हैं। तो हो सकता है
आपको आज कुछ एक हिंट मिल जाए टेक ओवर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये चीज़ मेरी सादिक भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ बोली कि यार ऐसा कुछ हो सकता है और आज शायद आपको कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए। तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है, मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं हो, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा था। अगर नहीं आती है तो भी मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा, हो सकता है अगले वीक आ जाए जब यूनाइटेड टूर पे जाने के लिए निकले। वी हैव टू वेट फॉर इट। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि इस ट्रांसफ़र सागा ने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखा दी है कि यूनाइटेड अब ना हर प्लेयर के पीछे बावली होकर नहीं घूम रही है। जैसे हम पहले ना इस प्लेयर से भी लिंक हो रहे हैं, उस प्लेयर से भी लिंक हो रहे हैं, उस प्लेयर से भी लिंक हो रहे हैं। यूनाइटेड ने एक टारगेट पकड़ा है जब से टेन हैग आया है, चाहे आप पिछले साल का विंडो देखें, चाहे आप इस साल का विंडो देखें। एंड अगर हमें 150 मिलियन में, मैं कह रहा हूँ अगर हमें 160 मिलियन के अंदर 3 प्लेयर साइन करने का मौका मिल रहा है, जो कि हो सकते हैं आपके रैस्मस हॉयलैंड, आंद्रे ओनाना और मेसन माउंट, हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। आई थिंक ये जॉन मार्टाओ मैडनेस होगी मार्केट में, और ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर बैठे लोग इनको बोल रहे हैं कि पैसा खर्च करो, लेकिन पैसा उन प्लेयर्स के ऊपर खर्च करो जो कि फ्यूचर में चल के हमें आउटपुट दें। वो नहीं प्लेयर्स लेकर आओ जिनका नाम बहुत बड़ा है, ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास हमें देने के लिए ज़्यादा साल नहीं है। अब देखो, अगर यूनाइटेड यहाँ पर एटलांटा की जो 70 मिलियन की 75 मिलियन की डिमांड है ना, अगर वो मैच कर देती तो फिर मैं बोलता नहीं भाई, इससे बढ़िया तो हैरी केन लेकर आओ, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बनाता है। लेकिन अगर हम रैस्मस हॉयलैंड को 50 मिलियन में अगर हम खरीद के लेकर आ पाएँ, आई थिंक इट वुड बी एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक डील। और जाते जाते ग्रीनवुड के बारे में बात करना ज़रूरी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग पूछोगे कि ग्रीनवुड के बारे में न्यूज़ आ रही है, ग्रीनवुड को लिंक किया जा रहा है यहाँ पर लोन डील के लिए यूवेंटस में और बाकी सारे इटालियन क्लब्स में। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, मैं अभी भी ये चीज़ बोलूँगा, अगर ग्रीनवुड अपनी जो पार्टनर जिन्होंने उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए थे वो भुलाकर उनके साथ शादी कर रही हैं, उनका बेबी होने वाला है साथ में, तो यूनाइटेड को अपनी जो मोरल पॉलिसिंग है, और ये अगर ये लोन कर सकते हैं यूवेंटस को या बाकी इटालियन क्लब्स को, और अगर इटालियन क्लब्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यूनाइटेड को यहाँ पर सेल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, टेन हैग इज़ नॉट विलिंग टू सेल मेसन ग्रीनवुड। अगर एक साल हम उसको लोन पर भेजकर अगली साल सीधे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में इनहेरिट कर पाए ना भाई, यूनाइटेड के पास दो एब्सोल्यूट मॉन्स्टर ऑफ स्ट्राइकर्स होंगे। एक मेसन ग्रीनवुड जो कि कहीं भी खेल सकता है फ्रंट लाइन में, लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड सेंटर फॉरवर्ड तो उसकी मेन पोजीशन है, और एक रैस्मस हॉयलैंड हैरी केन का एक सस्ता वर्जन, और एक ऐसा वर्जन जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो अगर हम उसको टेन हैग के सिस्टम में डेवलप कर पाएंगे भाई, ही कैन बी एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। क्योंकि हर एक ट्रेट जो हम हैरी केन में अपने पीक पर देख रहे हैं, वो अभी रैस्मस हॉयलैंड अभी शुरुआत में है, और उसको ग्रूम करने का जो एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मैनेजर ले सकता है और ग्रूम कर सकता है, तो दैट इज एरिक टेन हैग विद वेंडरगार्ड। क्योंकि आपने देखा है वेंडरगार्ड ने कितना गेम इंप्रूव किया है आपके मार्कस रैशफोर्ड का, आपके लूक शॉ का और आपके बाकी सारे प्लेयर्स का। तो वी हैव टू वेट फॉर इट। लेकिन हाँ, आप लोग जरूर बताइए आपके हिसाब से पहले कौन अनाउंस होगा, पहले कतर अनाउंस होगा या पहले ओनाना अनाउंस होगा या फिर रैस्मस हॉयलैंड अनाउंस होगा। और आपके हिसाब से अगर रैस्मस हॉयलैंड नहीं, देन कौन आना चाहिए एज सेंटर फॉरवर्ड, और आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इस वीक के अंदर हमें ओनरशिप की क्लैरिटी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। एंड विद दैट आई विल टेक यू लीव। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें 1MEFC को। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।